Hello everyone, myself Dr. Ekta Chaudhary, Head of Department and Assistant Professor, स्माइल नेशनल महिला कॉलेज। आज जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है संघवाद। संघवाद क्या है, संघवाद का निर्माण कैसे हुआ, संघवाद के उद्देश्य, संघवाद का वैचारिक आधार, भारतीय संघवाद की विशेषताएं, भारत की संघात्मक व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत के संघवाद मॉडल, भारतीय संघवाद की चुनौतियां एवं निष्कर्ष। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र व राज्य के बीच में किया जाता है। संघवाद की बात अगर हम करते हैं तो भारत के जो शासन अधिनियम 1935 था उसमें कैबिनेट सभा के द्वारा संघवाद की चर्चा की गई, जिसमें राज्य को महत्वपूर्ण विषय प्रदान किए गए थे और जो संघ थे उनको सीमित किया गया था। भारत में विभाजन के पश्चात कैबिनेट योजना के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसका परित्याग करते हुए एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया गया, एक ऐसी संघीय व्यवस्था को लाया गया जहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता को विभाजित किया गया, उनकी शक्तियों को विभाजित किया गया केंद्र व राज्यों के बीच में। संघवाद का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत को यूनियन शब्द के नाम से दर्शाया गया है। और हमारे भारतीय अनुसूची 7 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों विषयों पर जो विषय है उनको बांटा गया है। भारतीय संघवाद जो है आधुनिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें इस तरीके से कार्य करती है कि वह अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ अपने राजनीतिक मूल्यों को भी दर्शाने का प्रयास करती है, जिसमें जो सत्ता है उसको विकेंद्रीकृत किया जाता है और विविधता को एक समरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे बहुधार्मिक, बहुभाषाई, बहुसांस्कृतिक देश को एकता के सूत्र में बांटने का प्रयोग किया गया है, प्रयास किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर एकजुट बना करके रखा जा सके, अपनी शासन व्यवस्थाओं को एक साथ चलाया जा सके और जिससे कि जो व्यवस्था चलाई जा सके वो सुचारू रूप से चलाई जा सके। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो ब्रिटिश औपनिवेशिक आधार स्तंभ थे उसको देखा कि वहां की जो शासन प्रणाली थी वो केंद्रीकृत थी और केंद्रीकृत होने के कारण उन्होंने यह अनुभव किया कि ऐसी शासन प्रणाली हमारे राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए उन्होंने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया, जहां पर आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र सरकार मजबूती के साथ अपने निर्णय और कानून बना सकती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संघवाद है वो थोड़ा केंद्र की तरफ झुका हुआ नजर आता है। भारत के संघवाद के वैचारिक उद्देश्य की बात, भारत के संघवाद के उद्देश्य की अगर हम बात करें कि भारत के संघवाद का उद्देश्य क्या है, तो भारत के संघवाद का उद्देश्य है सत्ता का विभाजन करना। इसके अलावा राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक न्याय, आर्थिक संतुलन, लोकतांत्रिक समावेश को सुनिश्चित करना, ये सभी मूल्यों पर हमारा जो भारतीय संघवाद है वह कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस यहाँ पर सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। भारत विविधता वाला देश है जहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे समुदायों को एकता के सूत्र में, एकजुटता के रूप में बांधे रखना अनिवार्य है और यह तभी संभव है जब शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए,
केंद्र व राज्य अपने अपने विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बना सके और कार्य कर सके। लेकिन इसके साथ ही अगर कभी आपातकालीन परिस्थितियां आए तो उस स्थितियों में हम देख पाते हैं कि केंद्र सरकार जो है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वह राज्य के कार्य क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर सकता है, उन विषयों पर भी अपने कानून बना सकता है। संघवाद के वैचारिक आधार की अगर हम बात करें तो संघवाद की जो वैचारिक आधार की जो जड़ें हैं वो ऐसी राजनीतिक विचारधाराओं में निहित है जहां पर हम सत्ता का साझा करते हैं, ना कि सत्ता को हम केंद्रीकृत कर देते हैं। यदि अगर हम सत्ता को केंद्रीकृत कर देंगे तो हमारे निश्चित तौर पर हम देख पाएंगे कि सरकार सफल रूप से कार्य नहीं कर पाएगी या शासन प्रणाली सफल रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए हम सत्ता को विकेंद्रीकृत करते हैं, सत्ता को साझा करते हैं। जैसे लोकतांत्रिक तर्क के आधार पर अगर हम बात करें तो जो स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय सरकारों में जनता जो है वो जवाबदेह होती है, जनता अपनी सहभागिता प्रदान करती है। प्रशासनिक क्षेत्रों की बात अगर हम करें, प्रशासनिक तर्क दें तो स्थानीय स्तर पर जो लोग रह रहे हैं वो स्थानीय समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि एक्चुअल में समस्याएं क्या है और उनका निवारण किस रूप में किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक तर्क की बात करें या सांस्कृतिक वैचारिक आधार की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है विविधता वाला देश है जहां पर विभिन्न विभिन्न धर्म, संस्कृति, समुदाय निवास कर रही है और वहां पर अगर हम एकात्मक सरकार को स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि अस्थिरता पैदा होगी। जबकि संघवाद को अगर हम स्थापित करते हैं तो इससे शासन प्रणाली में एक संतुलन स्थापित देखने को मिलता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में हम संघवाद फेडरलिज्म व्यवस्थाओं को देखते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है, सहकारी संघवाद, जहां पर केंद्र व राज्य सरकार सत्ता को साझा करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं, सहयोगात्मक रूप से नियम और कानून को बना करके एक सुचारू राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलाने का प्रयास करते हैं, शासन प्रणालियों को चलाने का प्रयास करते हैं। आगे चल करके हम बात करते हैं कि भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर भारतीय संविधान एक लिखित संविधान के रूप में है। भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान के रूप में देखा गया है और यहाँ पर जो दस्तावेज है वो लिखित तौर पर है, उसी के आधार पर हमारे देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। अगला संघवाद की जो विशेषता है वह यह है कि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ पर शक्तियों के विभाजन को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में विभक्त किया गया है। संघ सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, लगभग 100 विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि हम इसमें रक्षा, विदेश, मुद्रा, विदेश नीति, मुद्रा, बैंकिंग, रेलवे, संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची क्षेत्रीय महत्व के विषय इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकारें, भूमि, ये सारे विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लगभग इसमें 61 विषय को रखा गया है। अगला आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वे विषय होते हैं जिस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं और समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 विषयों को रखा गया है। आगे हम बात करेंगे कि भारत की जो व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, वो संघात्मक और एकात्मक जो है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो भारत संघीय क्यों है? क्योंकि संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी किया गया है और हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी विभाजन किया गया, जिसमें शक्तियों को बांटा गया है और वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में कानून बना करके कार्य कर सकते हैं।
दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। एक ऐसी न्यायपालिका को स्थापित किया गया है जो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, बिना किसी दबाव के अपना निर्णय दे सके। द्वैत शासन। संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत हम द्वैत शासन देखते हैं, जिसमें केंद्र व राज्य दो प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। राज्यों के लिए अलग विधायिका और कार्यपालिका का भी प्रोविजंस किया गया है। संविधान की यहाँ पर सर्वोच्चता देखने को मिलती है। संविधान जो है वो हम सर्वोच्च है, उसके जो भी निर्णय होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। इसके साथ ही साथ एकात्मक झुकाव। एकात्मक झुकाव भी हम देख पाते हैं अपनी भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। आपातकालीन स्थिति आने पर केंद्र जो है वो राज्य सूची के विषयों पर अपने कानून बना सकता है। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर केंद्र जो है वो एक सशक्त रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। दूसरा हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें केंद्र जो है वो प्रभावशाली रूप से देखने को मिलता है। आगे तीसरा हम देखते हैं वित्तीय निर्भरता। वित्तीय निर्भरता, अधिकांश राज्यों की जो आय है वह केंद्र पर निर्भर है। कभी कभी जो राज्य सरकारें हैं, जब वो कानून बनाती हैं या किसी योजनाओं पर कार्य करती हैं, तो उनको वित्तीय संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र के तरफ उनका जो झुकाव होता है वो देखने को मिलता है, तो क्योंकि वित्तीय सहायता के लिए वो कभी कभी केंद्र के ऊपर निर्भर होते हैं। इसी संदर्भ में केसी वीयर ने कहा है कि जो भारत का संघात्मक व्यवस्था है वो पूर्ण संघात्मक व्यवस्था नहीं बल्कि अर्ध संघीय संघात्मक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, यानी भारत एक अर्ध संघीय राज्य है। आगे हम बात करते हैं कि केंद्र व राज्य संबंध क्या है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में हम केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में बात करें तो केंद्र व राज्य के संबंधों को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले विधायी संबंध, उसके बाद प्रशासनिक संबंध और तीसरा है आपका वित्तीय संबंध। विधायी संबंध। विधायी संबंध के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, भैया थोड़ा सा मैं स्टॉप कर रही हूँ, हाँ? यहाँ से वो काट देंगे, उनको बता दीजिएगा। 1:03 पे अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत में की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में। केंद्र व राज्य संबंध, भारतीय संघवाद जो है 3 प्रकार के संबंधों पर आधारित है। पहला है विधायी संबंध, दूसरा है आपका प्रशासनिक संबंध और तीसरा है आपका वित्तीय संबंध। प्रशासनिक संबंध की अगर हम बात करें तो संसद जो है पूरे देश का कानून बना सकती है। राज्य अपनी सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में टकराव होने पर केंद्र जो है वो प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। प्रशासनिक संबंध की बात करें तो जो केंद्र है वो राज्य को दिशा निर्देश दे सकता है कि किस तरीके से आपको कार्य करना है और किस तरीके से नहीं करना है। इसके अलावा राज्य केंद्र के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं उनको वह अपने क्षेत्र में लागू कर सकता है, यानी राज्य केंद्र की योजनाओं को लागू करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं में के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र व राज्य दोनों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय संबंध की बात करें तो वित्त आयोग जो है वो केंद्र व राज्य संसाधनों का विभाजन करता है। जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का आधुनिक उदाहरण है। राज्य की वित्तीय स्वायत्तता भी सीमित हम देख पाते हैं वित्तीय संसाधन के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के मॉडल की। तो हम भारत के मॉडल की अगर हम बात करें तो भारत के मॉडल में जो हम संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप देख पा रहे हैं वह इस प्रकार देख पा रहे हैं कि भारत में सहकारी संघवाद को स्थापित किया गया है। 2014 के बाद सहकारी संघवाद जो है उसकी अवधारणा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया।
इसका उदाहरण हम जीएसटी काउंसिल को देख सकते हैं, नीति आयोग और केंद्रीय योजनाओं में राज्यों की भागीदारी को देख सकते हैं। जीएसटी परिषद की हम बात करें तो केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कर नीति पर अपना कानून या अपनी भागीदारी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अगला हम बात करते हैं कि जैसे केंद्रीय योजनाओं की बात करें तो केंद्रीय योजनाओं में भी राज्यों की भागीदारी देखने को मिलती है, जिसमें स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत हो गया या जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में हम देख पाते हैं कि ये जो योजनाएं हैं इसमें राज्य सरकारें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी दे रही हैं। अब हमारे सामने जो अगला स्लाइड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारतीय संघवाद की चुनौतियां। भारतीय संघवाद की चुनौतियां क्या हैं? भारतीय संघवाद की चुनौतियों की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली जो भारत के समक्ष जो चुनौती आ रही है वो ये आ रही है केंद्र का बढ़ता प्रभाव। केंद्र का बढ़ता प्रभाव का मतलब ये है कि कई राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होता नजर आ रहा है, जिसका उदाहरण उन्होंने यह बताया कि इसमें चाहे वो वित्तीय मामला हो, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, चाहे वो विधायी मामला हो, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो केंद्र की भूमिका है वो राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत देखने को मिलती है। दूसरा जो समस्या चुनौती देखने को मिलती है वो है राज्यपाल की विवादित भूमिका। राज्यपाल की विवादित भूमिका को अगर हम बात करें तो राज्यपाल को कभी कभी केंद्र का राजनीतिक प्रतिनिधि भी कहा जाता है, यानी राज्यपाल जो है वो एक प्रतिनिधि के रूप में केंद्र के राज्यों में कार्य करता है, तो कभी जो निर्णय है या कोई जो नीतियां हैं उसको सुचारू रूप से लागू करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को। इसके अलावा वित्तीय असंतुलन, वित्तीय असंतुलन की बात करें तो कई राज्यों को यह लगता है कि वह अब जब अपने संसाधनों के लिए वो प्रयास करते हैं या अपने संसाधनों की जब वो मांग करते हैं तो उनको केंद्र की तरफ ज्यादा झुकना पड़ जाता है, क्योंकि उनकी निर्भरता जो देखने को मिलती है वो केंद्र की तरफ ज्यादा देखने को मिलती है। तो केंद्र जो वित्तीय संसाधनों में भी हम एक प्रकार से असंतुलन देख पाते हैं, वहां पर भी केंद्र की बहुलता देखने को मिलती है, केंद्र का एक सशक्त स्वरूप देखने को मिलता है और राज्य अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से शामिल नहीं कर पाता है जो उनको करना चाहिए। क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति भी एक प्रमुख कारक के रूप में देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत क्योंकि विविधता वाला देश है और यहाँ पर संस्कृति, भाषा और क्षेत्र को लेकर के भी कई प्रकार की चुनौतियां हमारे समक्ष आती हैं, जैसे दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो गया, हिंदी भाषा बनाम गैर हिंदी भाषा हो गया, जिसके कारण हम देखते हैं कि संघीय विवाद हमारे सामने देखने को मिलता है। अगला जो चुनौती देखने को मिलता है वो है न्यायपालिका और संघवाद के बीच में चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी संतुलन बनाने का प्रयास करते हुए दो कारक देखने को मिले। पहला एक उदाहरण हम देख सकते हैं 1994 में एसआर बोमई केस जो था, जहां पर राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया गया था, और इसके अलावा दिल्ली वर्सेस यूनियन 2023 का भी मामला आया, जहां पर सेवाओं पर दिल्ली सरकार का अधिकार मजबूत होता हुआ नजर आया था। तो इस प्रकार की भी चुनौतियां आए दिन केंद्र व संघीय व्यवस्थाओं में देखने को मिलती हैं। इसी आधार पर अगर देखा जाए तो भारत को एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता है जो सहयोगी संघवाद के रूप में कार्य तो जरूर करे, लेकिन जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे जनता की सहभागिता होना, लोकतंत्र को मजबूत करना, स्थानीय सरकारों को मजबूत करना, पंचायतों को मजबूत करना, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पहचान है उसको ज्यादा से ज्यादा मान्यता प्रदान किया जा सके,
राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित किया जा सके। विविधता जैसे असमानताएं आर्थिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, उन विषमताओं को, जो असमानताएं हैं, विविधताएं हैं, उन विविधताओं में भी समरूपता, समानता और संतुलन लाया जाए। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय एकता है उसको भी संतुलन में लाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह व्यवस्था जो है वो भारत की विविधता की शक्ति को बदलने का एक प्रयास है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्थाओं को लाया जहां पर हम अपनी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चला सके और शक्तियों का विभाजन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर सके। धन्यवाद।